सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। दिन है आज मंगलवार और जीएनएम हमारा चल रहा है। लास्ट 2 पेज रह रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये बुक बड़े अच्छे तरीके से निपटी भी है। और लास्ट में जो टॉपिक चल रहा है वो फाइनल रिफ्लेक्शंस हैं। और फाइनल रिफ्लेक्शंस में है एम्बोसमेंट। हम्म, एम्बोसमेंट्स का मतलब बड़ा अच्छा सा समझ में आया अब 1-2 दिन से कि एम्बोसमेंट्स का मतलब है कि किस फैमिली कैसे कैसे हमारी नक्काशी होती है, कैसे किसका डिजाइन कैसा क्यों है इंसान का, परिवार का। हम्म, तो और हम्म, किसी भी इंसान के फीचर्स को गढ़ने के पीछे क्या किस किस चीज का रोल है। तो फैमिली का रोल है, प्रोक्रिएशन का रोल है, प्रेगनेंसी का रोल है, और एम्बोसमेंट बाय बर्थ भी करके एक हेडिंग है। एम्बोसमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कैसे कैसे होता है, ये सब चीज चल रही है। तो हमारा बेसिकली हो गया था एम्बोसमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरा हो गया था। ये एम्बोसमेंट बाय बर्थ चलेगा। एम्बोसमेंट बाय बर्थ चलेगी और डेट आ गई, आज है 21 अक्टूबर 2025। तो एम्बोसमेंट्स बाय बर्थ कैसे कैसे होते हैं, कह रहे हैं लेबर एंड डिलीवरी अकॉर्डिंग टू फ्रोकन कॉर्न हॉफमान्स ऑब्जर्वेशंस डिटरमाइनिंग द चाइल्ड्स अप्रोच टू वर्क एंड एग्जामिनेशंस, अप्रोच टू वर्क एंड एग्जामिनेशंस। यहाँ बड़ा अच्छा सा भाव आएगा, जो सिजेरियन बच्चे होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कैसे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीदार सर ने एक बार इस पर लाइट डाली थी। तो जो हम्म, लेबर है या डिलीवरी के अनुसार, मतलब लेबर और डिलीवरी फ्रॉकन कॉर्न हॉफमान साहब के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिटरमाइन करती है कि बच्चा कैसे अप्रोच करेगा आगे अपनी लाइफ में, वर्क को लेकर के, आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर के। कह रहे हैं द वे द मदर प्रिपेयर्स himself to give birth can be an indication of attitude in which the child is preparing for exams later। कितनी हम्म, बढ़िया बात कही अमित पाल यहाँ, कि माँ किस तरह से प्रिपेयर कर रही है अपने आप को बच्चे को जन्म देने के लिए। उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि एटीट्यूड उस बच्चे का किस तरह का होगा जब आगे वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा। जैसे माँ ने हिम्मत रखी होगी, माँ का कंसेप्ट क्लियर होगा, माँ बोल्ड वो होगी, पॉजिटिव रही होगी, तो वो बच्चा आगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। द मदर्स फियर फॉर चाइल्ड बर्थ में लेटर बी एक्सप्रेस्ड इन टेस्ट एंजाइटी ऑफ द चाइल्ड। माँ माँ का वो जो डर जब बच्चे को जन्म दे रही थी वो बाद में आगे चल करके एक्सप्रेस होता है जब टेस्ट होते हैं किसी बच्चे के, उसमें उस दौरान उसको जो एंजाइटी होती है वहां झलकता है वो माँ का डर। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, कैन ए सिजेरियन बर्थ शेप द चाइल्ड इन द सेंस दैट इट लेटर बिलीव्स इट कैन नॉट डू विदाउट हेल्प। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का सिजेरियन डिलीवरी हुई है, सिजेरियन बर्थ हुआ है, तो वो उस बच्चे की जो सेंसेस की जो शेप लेगा बाद में चल के, वो ये लेगा कि वो बिना मदद के कुछ नहीं कर सकता। आगे हर चीज में उसे मदद की जरूरत पड़ती है। एक बात बड़ी और अच्छी है, प्लस है, जो बात हो रही थी अभी, कि ना केवल शारीरिक बनावट गठन की बात है, मानसिक बनावट, मानसिक गठन भी कैसे कैसे एम्बोस्ड होता है, वो भी पैरेलल इन सब चीजों से पता चल रहा है। कह रहे हैं ए नॉर्मल बर्थ, इसकी जगह अगर नॉर्मल बर्थ है, इवन इफ इट वाज डिफिकल्ट, भले चाहे वो कितनी डिफिकल्ट रही हो नॉर्मल डिलीवरी, कंफर्म्स टू द चाइल्ड दैट इट कैन डू इट इफ यू आर वर्किंग। तो ये मैसेज माँ का बच्चे को ये पहुंचता है, चाहे वो कितनी डिफिकल्ट डिलीवरी क्यों ना रही हो, कितनी भी ज्यादा कष्ट ना हो क्यों ना हो, कि फिर भी उस बच्चे को मैसेज है कि आप इस काम को कर सकते हो। अगर आप इस पे काम करते रहो, इफ यू आर वर्किंग, तो आप इसे कर सकते हो, क्योंकि माँ ने उसको डिलीवर करा डिफिकल्टी के तहत। ऑल्सो द मदर चाइल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस गेट्स स्ट्रेंथेंड।
और भाई साथ में बात कर रहे हैं कि मदर चाइल्ड जो ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है उसको भी यहाँ मजबूती मिलती है यदि नॉर्मल बर्थ होती है किसी बच्चे की। तो कितना बढ़िया हल्का सा एक लाइट डाल दी है। यहाँ डॉक्टर दीदार सर बोलते थे कि जो बच्चे सिजेरियन होते हैं तो वो सिफिलिटिक बोर्न होते हैं, एक तरह से वो जी फियरफुल होते हैं, बहुत जल्दी पैनिक में चले जाते हैं, जैसे झूले वूले से नीचे को आने से डरना, सडन चेंज से बहुत ज्यादा वो प्रभावित रहते हैं, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी उस बच्चे के लिए सडन वो है घटनाक्रम। क्यों? अभी तो वो थोड़ी देर पहले उस पे था, बेड में था, कंफर्टेबल जोन में था, अचानक पेट को खोला और उसको अचानक उठा लिया। तो वो प्रिपेयर था नहीं उस हिसाब से, और वो जब वो प्रोसीजर चलता रहता उसका वो फियर माँ के रूप में भी और अपने नॉर्मल बर्थ कैनाल से ना आने की प्रक्रिया की वजह से वो उसके लिए अजीब सी परिस्थिति होती है, वो सारी की सारी उसके अंदर एम्बोज्ड हो जाती है भाई, जो बाद में उसकी बोरेक्स और लाइफ है जी। बोरेक्स और स्ट्रामोनियम में होती है सबसे ज्यादा बोरेक्स केस। है, स्टमोनियम भी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये दो तो बहुत ही अच्छी बात आपने बता दी। अदरवाइज तो जितनी भी सडन चेंज से, जितनी भी एंटीसिपेशन से संबंधित मेडिसिन है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी जिनको है वो इधर ही ले जाएंगी सब। लेकिन आपने जो मेडिसिन का नाम लिया उनमें बहुत ज्यादा है ऐसा, मतलब डर डर बैठना एक तरह से उस प्रोसेस के दौरान। तो बहुत सारी मेडिसिन में वो अलग अलग उसमें आ सकता है रूप में निकल के। तो नेक्स्ट एग्जांपल है भाई एम्बोसमेंट हाँ ऑफ बॉस। द। हाँ भैया अमित। इसमें ना बड़े सर्क वाला भी बहुत अच्छा है हम लोगों के पास एक। इसको थोड़ा सा समझने का यही होता है कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि हाँ नॉर्मल डिलीवरी में तो एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपने कहा ना, एकदम लेबर पेन से स्टार्ट होता है, तो हम्म लेबर पेन्स को भी हम दे सकते हैं सोरिक, साइकोटिक, सिफिलिटिक। हल्के हाँ हल्के से होके उठे, हल्के हाँ हल्के से होके उठे और फिर वो बढ़ते गए और नॉर्मल रहे तो ठीक है। किसी को लेबर पेन्स ही बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ वो सारे के सारे मैसेजेस हैं वो बच्चे को माँ के पास पहुंचते हैं पहली बात। फिर वो बिल्कुल। बच्चा जब धीरे धीरे नीचे उतरता है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एक तरह से कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मैं इस बेड को छोड़ने वाला हूँ। हम हाँ कहीं भी किसी भी ग्राउंड या किसी भी बड़ी जगह जाते हैं तो हम्म, पहले हम एक पतले गलियारों से, दो तीन गलियारों से गुजरते हैं, उसके बाद खुला मैदान होता है। बड़े सर हाँ का कहना था कि आपको जैसे आप कह रहे हो ना, दर्द हुआ और एकदम से आराम के बिस्तर पे से खुले धरती पे लाके छोड़ दिया। नहीं, हाँ उसमें तो इसलिए जो ये ऊपर वाले ने प्रोसेस बनाया कि पहले आप इस पतली संकरी जगह से जाके गुजरिएगा। हाँ और जो ये है ना, एकदम जो चले जाते हैं एंटीसिपेशन से पैनिक में, हाँ कुछ हुआ और सीधा पैनिक में पहुंच गए, वो होते हैं सिफिलिटिक। जो नॉर्मल डिलीवरी है वो इस चीज को समझ जाएगी कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे निकलेगा, तब आपको ये रास्ता मिलेगा। जो हाँ हमारे अधिकतर एलएससीएस वाले हैं वो क्लोस्ट्रोफोबिया में बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हाँ उन्होंने उस चीज वो को कभी, हाँ जैसे एक्सपीरियंस नहीं हम करा, नैरो अंजननाथ प्लेस पे को एग्जाम्पल, जिया नहीं। हम्म। हाँ हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हम लोग जब बहुत भी बढ़िया। वैष्णो देवी की गुफा में जाते हैं तो वहां हम्म। पर भवन आने से पहले वो पतले से उसमें से निकलते हैं। हाँ वहां पर जो अधिकतर लोगों को ये रास्ता है कि भैया इस तरह से भी निकलना पड़ सकता है, हाँ हाँ। वो उसको नहीं झेल जाते हैं। बेसिकली नहीं आपने बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट ऐसे छेड़ा अमित शर्मा। बेसिकली बड़े सर ने डिलीवरी को ही बताया था, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे के तीनों डिफेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, सोरिक डिफेंस, साइकोटिक डिफेंस और सिफिलिटिक डिफेंस के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। और जो सिजेरियन है वो सोरो सिफिलिटिक होता है, उसका साइकोटिक डिफेंस जो है वो बॉडी नहीं ले पाती, वो सीधे सोरा से सिफिलिस में गया। बहुत अच्छी बात आपने है, चलो ये रह ही जाता पॉइंट, नहीं तो ये टच कर दिया। और क्लस्ट्रोफोबिया भी इसलिए है क्योंकि जो नैरो प्लेस से उसको वो गुजरता है उस दौरान वो कुछ सेंस कर रहा होता है, उसको वो फील कर रहा होता है, तो ऐसी परिस्थितियों को सामने आने के लिए वो उस दौरान मजबूत हो रहा होता है, लर्निंग हो रही होती है उसके अंदर। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में आपका सोरा, साइकोसिस
और सिफिलिटिक डिफेंस की फेज को लेकर के कैसे डील करना है जिंदगी में, ये कंपैरेटिव टू सिजेरियन डिलीवरी ये बच्चा अच्छे से सीख लेता है। जबकि सिजेरियन डिलीवरी में सीधे सोरा से लेकर के सिफिलिस में चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा सोरो सिफिलिटिक डिजीज मिलते हैं। अमित शर्मा, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, उधर थोड़ी सी नजला जुकाम हुआ नहीं, लंग कोलैप्स हो जाता, आंख में कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ नहीं, आंख डैमेज हो जाती है। ऐसे सोरो सिफिलिटिक जो है डिफेंस इनमें बहुत ज्यादा मिलता है जो सिजेरियन डिलीवरी होती है ना अमित? जी हेलो। जी जी। अमित शायद ड्राइविंग कर रहे हैं कहीं, मुझे लग रहा है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे। फिर हाँ यही है। हाँ हाँ यही तो यही है। नेक्स्ट हेडिंग है भाई। थोड़ा सा साइड- हाँ अमित, क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ चलो नेक्स्ट हाँ बोल हेडिंग। सुनना बोलिए चल। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ सुन रहा हूँ, कुछ नहीं, आप बोलिए। ओके 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 ओके। नेक्स्ट हेडिंग है एम्बोसमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। शुरुआती साल जो हैं, फर्स्ट ईयर नहीं है अकेला, पहले कुछ साल जिंदगी के, पहले कुछ साल और खास करके 5 to 7 ईयर्स तक, खास करके जो इसमें भी भाव है। एम्बोसमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ कैसे होता है? कह रहे द अर्लीस्ट एम्बोसमेंट द फर्स्ट मंथ एंड ईयर्स हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो अर्लीस्ट एम्बोसमेंट्स हैं, शुरुआती जो एक तरह से नक्काशी है, शुरुआती जो उसमें गढ़ना है एक तरह से उसका, कुछ पहले कुछ महीने और पहले कुछ साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, बहुत ज्यादा असर डालते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे। विद गेटिंग ओल्डर द करेक्टर कंसोलिडेट्स इटसेल्फ। जैसे जैसे बच्चा ओल्डर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके जो करेक्टर्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं। कई बार यहाँ एग्जाम्पल आएंगे भी, लेकिन बात करें कि जो आजकल की वर्किंग मदर हैं वो अमित पाल भाई बहुत जल्दी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हैं। जी वो बच्चे को बहुत प्रॉपर समय नहीं देती, 6 महीने का भी समय नहीं देती। कई बार तो नर्सिंग के लिए बाहर की फीडिंग करके आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट देके मिल्क के रूप में, और वो सीधे ऑफिस जाने लगती हैं, और या फिर किसी नर्स को रख देती हैं या दादी के पास छोड़ देती हैं बच्चों को। तो वो बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। ये अर्ली फर्स्ट मंथ और फर्स्ट ईयर्स जो है वो बहुत ज्यादा असर डालते हैं, और जनरली वो देखा गया बच्चे या तो बाद में एडीएचडी की तरफ बढ़ जाता है, या ज्यादातर ऑटिज्म की तरफ बढ़ जाता है। वो सराउंडिंग से हटके या तो वो मोबाइल में लगा रहता है, फिर या टीवी में लग जाता है, उसकी साइकी पे भी फर्क पड़ता है फिर ऐसे बच्चों की। ये आते हैं देखने में सोसाइटी में, इसलिए यहाँ मैंने कोट करा इसको। बिल्कुल। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो वही करेक्टर हमारे कंसोलिडेट्स होते जाते हैं, फिक्स होते चले जाते हैं एक तरह से। कह रहे हैं ए डिस्टर्ब्ड चाइल्ड ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स हिज पेरेंट्स और एनवायरनमेंट, देयरफॉर यूजुअली इट इज नॉट द चाइल्ड इन नीड ऑफ थेरेपी, देयरफॉर यूजुअली इट इज नॉट द चाइल्ड इन नीड ऑफ थेरेपी बट द पेरेंट्स। क्या बात है। कह रहे हैं कि ये जो है डिस्टर्ब कोई भी बच्चा है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है अपने पेरेंट्स के एनवायरनमेंट को, कि अगर ये बच्चा डिस्टर्ब है तो इसके पीछे पता चलता है कि इसके पेरेंट्स का एनवायरनमेंट कैसा रहा, या इसके पेरेंट्स कैसे थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि यूजुअली यहाँ पे बच्चे की थेरेपी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो भाई ऐसे पेरेंट्स की थेरेपी की जरूरत है। बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द 7-year-old Peter, an intelligent right-handed boy, has been suffering for 2 years from epileptic seizure. एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा 7 साल का पीटर, राइट हैंडेड है,
और वो 2 साल से एपिलेप्टिक सीजर से ग्रसित हो रहा है। इट ऑलवेज स्टार्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से शुरू होता है उसका सीजर। फर्स्ट ही श्रग्स हिज राइट आई, देन ही पुल्स हिज आर्म क्रैम्पिंग अप and covers the affected eye with his hand as if to protect it। सबसे पहले घटना शुरू होती है उसकी सीजर की कि वो अपने दाएं आंख को वो करता है श्रग का मतलब यहाँ कंधे या अन्य चीज का उचकाना, उचकना, ऐसा कुछ भाव लिख रखा मैंने। उसका एक तरह से आंख को वो चलाता है, उचकाता है, और साथ में उसका अपने कंधे को, अपनी आर्म को, उसकी आर्म में क्रैम्प आते हैं और क्रैम्प के साथ साथ फिर वो कवर करता है उस आंख को अपने हाथ से, जैसे कि उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा हो। कह रहे हैं इन द कन्वेंशनल मेडिसिन ए फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, इसको कहेंगे कन्वेंशनल मेडिसिन में कि ये फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है। इज डायग्नोज एंड ट्रीटेड विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और अनफॉर्चुनेटली सब बिना सफल होते नहीं, लेकिन फिर भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से उसको ट्रीट करने लगते हैं। व्हेन आई आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री, बल्कि यह कह रहे हैं कि उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से उसको ट्रीट किया गया, दुर्भाग्य से जो कि सफलता नहीं मिली। फिर कह रहे हैं कि व्हेन आई आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री द कॉज इज गेटिंग क्लियर। कह रहे जब मैंने फैमिली हिस्ट्री देखी जाके तो कॉज क्लियर हुआ। द फादर ऑफ पीटर फॉल्स इल 2 years ago इन हिज राइट आई, फादर जो है पीटर का वो बीमार पड़ गया 2 साल पहले उसकी आंख की वजह से, राइट आई उसके अफेक्टेड है। आफ्टर सर्जरी it was better in the short term but eventually he became blind in one eye। सर्जरी के बाद वो बेटर तो हो गया शॉर्ट टर्म में ही, थोड़े समय में, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी वो ब्लाइंड हो गया आंख से। द होल फैमिली has since been worried the relationship with his wife and the financial situation is still more tense than before। फैमिली जो है बहुत उसके बाद चिंतित रहने लगी, रिलेशनशिप भी उसकी वाइफ के साथ दिक्कत में आ गए, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है और ज्यादा टेंस होगी पहले से भी। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ऑथर इसके पीछे। ड्यू टू द इलनेस ऑफ हिज फादर पीटर सफर्ड ए मोटर कॉन्फ्लिक्ट, नाउ ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फादर्स आई। अब यहाँ मजे की बात यह है कि पापा के बीमार होने के बाद पीटर में एक मोटर कॉन्फ्लिक्ट आया और वो अपने फादर की जगह लेना चाहता है, और वो एक तरह से ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फादर्स आई, वो अपने पापा की आंख बनना चाहता है या प्रोटेक्ट करना चाहता है, ऐसे भाव ले सकते हैं। ही डज नॉट वांट हिज फादर टू सफर, वो नहीं चाहता कि उसके फादर सफर करे, मतलब फादर की आंख को प्रोटेक्ट करना वो फील कर रहा है। ही डज नॉट वांट द फैमिली टू ब्रेक अप, वो नहीं चाहता कि फैमिली टूट जाए। देयरफॉर ही पुट्स हिज क्रैम्पिंग हैंड ऑन हिज राइट फादर आई, और फैमिली ना टूटे इसलिए वो उसके हैंड में क्रैम्पिंग आ रहे हैं और वो राइट यानी कि फादर की साइड वाली आई को वो कर रहा है कवर। द कॉन्फ्लिक्ट हैंग्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग बैड फैमिली सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हैंग कर गया, लटकरा, रिजोल्व हुआ नहीं, क्योंकि फैमिली सिचुएशन जो है वो लगातार ऐसी बनी थी। एपिलेप्टिक सीजर्स आर द हीलिंग क्राइसिस ऑफ द मोटर कॉन्फ्लिक्ट। एक और पॉइंट यहाँ फिर से क्लियर कर रहे हैं कि एपिलेप्टिक सीजर जो है वो हीलिंग क्राइसिस होते हैं किसी भी मोटर कॉन्फ्लिक्ट के। मोटोरिक कॉन्फ्लिक्ट जो हम पढ़े थे पीछे, करने को लेकर के होता है, परफॉर्मेंस को लेकर के होता है, देखो इसलिए मोटर कॉन्फ्लिक्ट है। द अटैक्स विल स्टॉप व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व्ड परमानेंटली, और ये जो अटैक्स जो है वो
रुक जाते हैं यदि कॉन्फ्लिक्ट जो है परमानेंटली सोल्व हो जाए। यहाँ नोट लिख रहे हैं एक, कह रहे हैं विद डिसेबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स द किड्स यूजुअली केम अलोंग वेल, suffering and quarreling parents for children are constantly conflictive. With the disabilities of the parents, the kids usually come along well. अगर पेरेंट्स की डिसेबिलिटीज हैं, उनके बच्चे कई बार ठीक ठाक आते हैं डिसेबल पेरेंट्स के, लेकिन जो सफरिंग और क्वेरेलिंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। दिव्यांग पेरेंट्स के बच्चे हेल्दी हो जाते हैं अमित भाई, और हेल्दी पेरेंट्स के बच्चे जो है कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ भाव ये आया है कि डिसेबिलिटीज पेरेंट्स की आड़े नहीं आती है बच्चों को नॉर्मल रहने में। पेरेंट्स की जो वो है कॉन्फ्लिक्ट है, कंसिस्टेंटली कॉन्फ्लिक्टिव पेरेंट्स जो है वो बच्चों के सफरिंग का कारण बनते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। The main treatment for Peter would be that harmony and joy are moved back into his family. यहाँ पीटर का मेन ट्रीटमेंट यही था कि हारमनी बन जाए किसी तरह से उसकी फैमिली में, तो वो ठीक हो जाएगा दोस्त। The father shall tell him often that he get along well with only one eye and that now everything is fine. उसके फादर को उसे बताना चाहिए एक तरह से कि वो एक आंख से ठीक चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज फाइन है। हीलिंग सेंटेंस यहाँ पे है, थैंक यू फॉर अडॉप्टिंग मी बट इट्स नॉट लॉन्गर नीडेड बिकॉज आई एम ओके। यहाँ हीलिंग सेंटेंस ये बनेगा, थैंक यू फॉर अडॉप्टिंग मी बट इट्स नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज आई एम ओके। मुझे अडॉप्ट करने के लिए, मुझे मेरे लिए सोचने के लिए एक तरह से थैंक यू फादर को कहना चाहिए, लेकिन मैं ओके हूं, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ऑथर कह रहे हैं इस चैप्टर का को मैं क्यों यहाँ जोर दे रहा हूँ बहुत ज्यादा, इसकी महत्वपूर्णता पे, इसके महत्व पे क्यों मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ चैप्टर पे। कह रहे हैं आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट वी आर ऑल मोर और लेस लाइक ए चाइल्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम ज्यादा या कम मात्रा में हम बच्चे ही हैं सभी। अभी अंदर अब हमारे अंदर एक बच्चा है। देयरफॉर इट इज फॉर एनीवन वर्थवाइल टू टेक हिज ओन चाइल्डहुड, द एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री एंड देयर ओन क्विर्क्स अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास। इसलिए हम इट इज फॉर एनीवन वर्थवाइल, हर इंसान के लिए, चूंकि हमारे सभी के अंदर कोई ना कोई बच्चा है जो बचपन में था, अब फिर वो अंदर आज भी है वो फीलिंग बच्चे वाली, जो बच्चों में हमने बचपन में हमने वो करी है एक्सपीरियंस, उसको कह रहे हैं यह हर इंसान के लिए अच्छा रहेगा, हर किसी के लिए, कि वो अपने उस बच्चे को देखे, उसको हैंडल करे अंदर, और एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री जो रही है बचपन में, उनके जो अपनी अपनी अजीब आदतें, अपने व्यवहार जो रहे हैं, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास के तहत उनको ऑब्जर्व करे। तो उससे क्या पता चलेगा अमित भाई, हमें पता चलेगा कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक कहाँ से आया पिछला। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे अंदर का जो बेसिकली इंसान के अंदर जो बच्चा होता है, बचपन वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसी को बच्चा कह रहे हैं, वो हमेशा रहते हैं स्टोर, और उसी के हिसाब से फिर अगले वाली हमारी लाइफ डिसाइड होती है। बार बार आ रही है ये चीजें, ठीक है ना भाई। तो ये था। तो एक अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा, एम्बोसमेंट खत्म हो गया एक तरह से, और या कहिए कि अर्ली इम्प्रिंट्स खत्म हो गए, इथेरियल बीइंग्स हैं। बढ़ू आगे या यहीं रुकूं बताओ? यहीं रुकने चलो, हाँ पूरा होएगा नहीं फिर मजा नहीं आएगा, तो यहीं रुक लेते हैं भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद बहुत बहुत, सबको हैप्पी दीपावली भाई फिर से।
राम राम सर। राम राम भाई। राम राम सर। राम राम बेटा।